There are few composers who I feel that they changed the world completely. And if I think about that, my first idea is always Beethoven. Because Really? Beethoven changed something so essential in the function of music like nobody else. इतिहास का सबसे महान संगीतकार, पियानो वादक, जिसके संगीत से मुग्ध होकर महफिलें, लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें रोने लगती थी, जिसके संगीत में हर कोई अपना अक्स तलाश लेता था और उस संगीत में डूबकर अपने ही अक्स में खो जाता था। पश्चिमी साहित्य में जो स्थान शेक्सपियर का है, वही स्थान पश्चिमी संगीत में बीथोवन का है। वो महान संगीतकार जिसका आज 250 साल बाद भी कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, जो आज भी विश्व भर के संगीतकारों का आदर्श है, वो बीथोवन, जिसकी सिम्फनियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है, अचंभित कर देती है कि कोई व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बहरा हो चुका था, जी हाँ, बहरा हो चुका था, और वही आदमी उन्हीं आखिरी सालों में नवे सिम्फनी जैसे विश्व भर को अचंभित कर देने वाले संगीत, अद्वितीय, अविश्वसनीय संगीत का सृजन करता है। कहा जाता है कि बीथोवन का अपीयरेंस, उनका रूप, उनका चेहरा इतना सुंदर नहीं था। बचपन में उनके चेहरे का मजाक उड़ाकर लोग हंसते थे। जीवन के बहुत समय वह गहरे तनाव में रहे और एक समय तो ऐसा भी था जब लोग उन्हें देखकर पत्थर मारा करते थे। मगर इन सभी बातों को हराकर उन्होंने अपने संगीत को शक्ल दी, जो आज भी अतुलनीय है, सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। दिसंबर 1770 को बॉन, जर्मनी, पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर में जन्मे बीथोवन का जन्म एक क्रांतिकारी दौर में हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा दौर, अमेरिकी क्रांति के अंतिम समय का दौर, पुनर्जागरण का दौर, इनलाइटमेंट का समय, वो समय जब वाल्तेयर, कांत, नीत्शे जैसे विद्वान अपनी सोच से समाज में बदलाव ला रहे थे। लोग रिफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे थे, रेनेसांस की ओर बढ़ रहे थे। लोग कुरीतियों से दूर हटकर, अंधविश्वास से दूर हटकर समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे फिनोमेनों को समझ रहे थे और समाज में जगह दे रहे थे। कई फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट लोगों को जागरूक कर रहे थे। वो दौर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होने लगी थी, मशीनी युग का आगाज था, जब सारी सभ्यता बदलाव की ओर अग्रसर थी। वो दौर जिसका असर आज भी हमें दिखता है। बीथोवन की जन्म तारीख को लेकर संशय है, वह सर्टेन नहीं है, स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि 16 दिसंबर को उन्हें बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज्म ईसाई धर्म की एक धार्मिक क्रिया है जो बच्चे के जन्म के दौरान होती है। इस क्रांति के दौर में जन्मे बीथोवन संगीत के इतिहास में सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बीथोवन के दादा का नाम भी बीथोवन था, जो कि उस समय के दरबारी संगीतकार थे। इससे पता चलता है कि बीथोवन एक प्रॉस्पेरस म्यूजिक फैमिली से संबंधित थे। बीथोवन के पिता योहान भी संगीतकार थे, मगर औसत दर्जे के। योहान शराबी थे, शराब का बहुत सेवन किया करते थे और बीथोवन के साथ बहुत हिंसा भी करते थे। वे बीथोवन को बहुत मारते थे। असल में योहान बीथोवन को बहुत बड़ा संगीतकार बनाना चाहते थे, मगर वह उसे बहुत पीटते थे। बीथोवन को उनकी पिता रात में उठा उठा कर मारते थे और म्यूजिक की प्रैक्टिस करने का कहते थे। वे बीथोवन को बहुत ताने मारते थे। इन सब से बीथोवन बहुत परेशान थे और बहुत रोते थे। बीथोवन को पार्शियल डिसलेक्सिया भी था। जी हाँ, वही आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर वाले ईशान अवस्थी की बीमारी, डिसलेक्सिया। इस कारण बीथोवन को बचपन में चीजों को समझने में बहुत कठिनाई आती थी। उनके पिता नशे में चूर थे। जब वे 17 साल की उम्र के थे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, उन्हें बहुत सहारा देने वाली उनकी माँ का निधन हो गया। उनके भाई को गंभीर बीमारी थी। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी बीथोवन पर आ गई। बीथोवन ने नीफ और हैडन जैसे वरिष्ठ संगीतकारों से प्रशिक्षण लेते हुए अपनी पहली रचना प्रकाशित की। बीथोवन हमेशा से ही ग्रेट मोजार्ट से बहुत प्रभावित थे। वह मोजार्ट जो पूरे यूरोप में और आज विश्व भर में अपने संगीत के लिए संगीत का पर्यायवाची माने जाते थे। वह मोजार्ट जो अपनी 35 साल की अल्पायु में ही 300 से ज्यादा म्यूजिक कंपोज करते हैं और उन्हें प्रकाशित करते हैं। वह मोजार्ट जो बीथोवन के भी आदर्श थे। वही मोजार्ट एक राजकीय सभा में एक 16 साल के लड़के को मदमस्त पियानो से खेलता देखते हैं, पियानो को अपनी उंगलियों पर नचाता देखते हैं
और उस 16 साल के लड़के का संगीत सुन मोजार्ट अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह लड़का एक दिन जरूर महान बनेगा, और वह लड़का बीथोवन बन जाता है। मोजार्ट जैसा महान संगीतकार भी बीथोवन को सुन मंत्रमुग्ध हो जाता है। आगे चलकर बीथोवन यूरोप की कल्चरल कैपिटल वियना जाते हैं, जो आज ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तब की वियना यूरोप के लिए वैसी ही थी जैसे आज के कलाकारों के लिए बम्बई है। तब के यूरोपीय कलाकार अपनी किस्मत आजमाने वियना, पेरिस, फ्लोरेंस जैसे शहरों में जाया करते थे, जहां कला प्रेमी और धनवान लोग ज्यादा रहते थे। वियना जाने के कुछ समय बाद ही बीथोवन के संगीत ने वियना के लोगों को भी मोह लिया, और वह धीरे धीरे मशहूर होने लगे, और उनका संगीत सभी वर्ग के लोगों को पसंद आने लगा। सभी लोग बीथोवन के संगीत में सुकून तलाशने लगे, दर्द देखने लगे, और उन्हें लगने लगा कि यह आदमी तो अपने संगीत से हमारी ही कहानी बयां कर रहा है। समय आगे बढ़ने लगा। बीथोवन सफलता की सर्वोच्च ऊंचाइयां छूने लगे। उनका संगीत लोगों की कमजोरी बन चुका था। उनकी गिनती मोजार्ट के साथ की जाने लगी, और वह कुशलतम, अविश्वसनीय और अद्वितीय संगीत गढ़ने लगे। मगर धीरे धीरे वह यह समझने लगते हैं कि उन्हें सुनने में तकलीफ आने लगी है। सफलता के साथ साथ वह अकेलेपन और तनाव के भी हकदार होने लगे। बीथोवन शराब पीने लगे, और बहुत शराब पीने लगे। वे बहुत अक्खड़ और अव्यवहारिक भी होने लगे। गहरे तनाव और अकेलेपन ने उन्हें घेर लिया। उनकी सुनने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, मगर फिर भी बीथोवन संगीत बना रहे थे। आभास कीजिए, वह व्यक्ति जो कुछ भी नहीं सुन सकता, उसने दुनिया का सर्वोच्च संगीत रचा। असंभव सा लगता है, मगर ऐसी असंभव स्थिति में भी बीथोवन संगीत बनाते रहे, और सिर्फ संगीत बनाते रहे। जिंदगी के इतने कठिन दौर में भी बीथोवन ने अपने हौसले और अद्भुत प्रतिभा से अपना संगीत इतिहास में अमर कर दिया। जिंदगी एक दौड़ है, एक खेल है, एक न एक दिन खत्म होनी ही है, मगर उस दौड़, उस खेल को हम कितने जोश, जुनून, इच्छा शक्ति और जिंदा दिली से खेलते हैं, वही हमारी मंजिल को निर्धारित करता है।